अपने कर रहे थे राजस्थान बोर्ड की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और इसमें अपने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें अपने टॉपिक किए थे कि कूलाम के नियम का एक तो सदिश निरूपण था और एक था कि अगर किसी आवेश पर ज़्यादा बल काम कर रहे हों तो उसको अपने कैसे लिख सकते हैं और उसका अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। आज का टॉपिक है, देखो अपने नया टॉपिक है बिल्कुल। वहाँ तक आप मान सकते हो भी वो क्या है कि बल से रिलेटेड चीज़ थी, यानी कि आप एक पार्ट अपने चैप्टर का कंप्लीट मान सकते हो। अब है तो ये फर्स्ट चैप्टर ही, लेकिन इसका क्या है बिल्कुल नया टॉपिक अपने स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको दर्शाते हैं ई वेक्टर से। ठीक है, तो अब देखो करते हैं स्टार्ट। तो क्या लिखा हुआ है कि जब कोई बिंदु आवेश या पॉइंट चार्ज किसी अन्य बिंदु आवेश के निकट लाया जाता है। आप बिंदु आवेश को छोड़ो, एक बार ओनली आवेश देखो कि किसी आवेश को दूसरे आवेश के निकट लाते हैं तो वह प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करता है। आपको पता है कि अगर अपने क्या करें, पॉजिटिव के पास पॉजिटिव या नेगेटिव के पास नेगेटिव लाएं तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल, और पॉजिटिव के पास नेगेटिव लाएं तो आकर्षण बल काम करता है। तो यदि हम इन आवेशों के मध्य बल ज्ञात करना हो तो हम क्या कूलाम नियम का उपयोग करते हैं। ये प्रीवियस आपने पढ़ लिया है। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक आवेश के चारों ओर क्या होता है, कोई क्षेत्र विद्यमान होता है। इसी से विद्युत क्षेत्र की अवधारणा विकसित हुई। यानी किसी आवेश के चारों ओर एक ऐसा एरिया होगा जिस एरिया में अगर कोई दूसरा आवेश आ जाता है, जिस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आ जाता है तो उस पर क्या होता है, बल लगना स्टार्ट हो जाता है। तो अतः किसी आवेश का जहां तक प्रभाव होता है उसे आवेश का विद्युत क्षेत्र कह देते हैं। ठीक है, या तो एक परिभाषा तो ये होगी, लेकिन पूरी सही एग्जैक्ट परिभाषा ये है इसकी कि किसी आवेश के चारों ओर वह स्थान जिसमें रखा अन्य आवेश बल का क्या करता है, अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि हर एक जो आवेश होगा उस आवेश के चारों ओर एक ऐसा एरिया होगा कि अगर उस एरिया में या उस बाउंड्री में क्या करें, अपने दूसरे आवेश को ले आएं, उसकी जो बाउंड्री है या उसका क्षेत्र है उसमें दूसरे आवेश को ले आए तो उस पर बल लगना स्टार्ट हो जाएगा। बल कोई भी हो सकता है, आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी, वो आवेशों पर निर्भर करेगा। तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन आपने गुरुत्वाकर्षण में पढ़ी थी, गुरुत्वीय क्षेत्र था वहां पे। तो गुरुत्वीय क्षेत्र क्या था कि कोई अगर m द्रव्यमान की वस्तु है तो इसके वस्तु के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है, वहां पे क्या हो जाता है कि अगर कोई मान लो दूसरा आवेश आ जाए तो दूसरा कोई द्रव्यमान आ जाए तो उस द्रव्यमान पे क्या होता है, बल लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको अपने क्या बोल देते थे, गुरुत्वीय क्षेत्र बोल देते थे। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पे है, यहाँ बस किसके लिए परिभाषित कर दिया, आवेशों के लिए। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दोबारा समझ लो आप कि किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जिसमें रखा अन्य आवेश क्या करता है, बल का अनुभव करता है, वह उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसके बारे में दो तीन चीजें दी हुई है कि विद्युत क्षेत्र की अवधारणा सर्वप्रथम फैराडे ने दी। फैराडे ने सबसे पहले किसके बारे में बताया, विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया। दूसरी चीज कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश क्षेत्र है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र भी क्या था, एक सदिश था। गुरुत्वीय क्षेत्र अगर अपने लिखते थे तो वो उसका सदिश रूप भी अपने लिखा था। तो वही चीज यहाँ पे है, ये कौन सी है, सदिश क्षेत्र है, यानी सदिश इस राशि है एक हिसाब से, जिसे गणितीय रूप में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो इसका, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब देखो जो अब फर्क क्या हुआ विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। विद्युत क्षेत्र तो आप ऐसे मान सकते हो, ये अपने देसी लैंग्वेज में उसको बोल देते हैं। ठीक है, जो इसकी प्रथा है भी क्या है कि विद्युत क्षेत्र तो एक एरिया को बोल दिया। अब जो भी अपने साइंस में कोई बात कहते हैं उसको गणितीय रूप से अपने को सिद्ध करके दिखानी पड़ती है। तो अगर अपने क्या करें, विद्युत क्षेत्र को गणितीय रूप में परिभाषित करना चाहें तो उसे अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देंगे। यानी आप ऐसे कह सकते हो भी सामान्य बोलचाल में तो विद्युत क्षेत्र कह देते हैं, लेकिन सही नाम जो उसका है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अपने आगे पढ़ते हैं भी क्या चीज है ये। तो अब फिजिक्स में किसी चीज को परिभाषित करने के लिए अपने को एक सुव्यवस्थित तरीके से उसको परिभाषित करना पड़ता है। सही अच्छे तरीके से कोई अच्छी परिभाषा देके उसको परिभाषित करना पड़ता है। ऊपर वाली परिभाषा तो थी, आप कह सकते हो भी सामान्य परिभाषा थी जो अपने को आसानी से समझ आ जाए।
अब फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा क्या होगी वो देखो। तो पहले अपने क्या करते हैं कि इसमें एक चीज के बारे में पढ़ते हैं और वो है परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज। ये एक यहाँ पे नई चीज है, नई परिभाषा कह सकते हो आप। परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो परीक्षण आवेश देखो क्या होगा कि एक ऐसा आवेश होता है जिसका मान बहुत ही कम होता है। क्या होगा, इस आवेश का मान बहुत ही कम होगा। दूसरी चीज, ये वाला जो आवेश होगा ये कैसा आवेश होगा, इकाई आवेश होगा। मतलब इस पे जो आवेश का मान है वो इकाई होगा। इकाई का मतलब क्या हो सकता है, एक कुलाम आवेश हो सकता है, ये एक मिली कुलाम हो सकता है, एक माइक्रो कुलाम हो सकता है, ये वाला आवेश है जो, एक पिको कुलाम हो सकता है, कुछ भी मान हो सकता है इसका, लेकिन इकाई होगा मान। तो परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसपे आवेश का मान क्या हो, बहुत कम हो। दूसरी चीज क्या होगी परीक्षण आवेश में, इसका खुद का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो नहीं होता है, क्योंकि इस पर आवेश का मान बहुत ही कम होगा। तो खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो मतलब इसके पास अगर आप कोई क्या करोगे, कोई क्यों दूसरा आवेश ले आते हो तो उस पर ये क्या करेगा, बल नहीं लगाएगा, ऐसा अपने मानते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अपने मानते हैं कि परीक्षण आवेश क्या होता है, दूसरे किसी आवेश को प्रभावित नहीं करता है। तीसरी चीज इसमें कि ये वाला जो आवेश लेते हैं अपने परीक्षण आवेश, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेते हैं अपने, ठीक है ना। तो परीक्षण आवेश के बारे में तीन चीजें आपको बता दी मैंने। पहले नंबर पर क्या है, ये वाला जो आवेश है इकाई आवेश होगा, मतलब इस पे ज्यादातर अपने म्यू या क्या करते हैं पिको कुलाम लेते हैं, क्योंकि आवेश के ये वाले मान बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। तो ये वाला क्या है, एक परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश पे इकाई आवेश होगा। दूसरा, किसी दूसरे आवेश को ये प्रभावित नहीं करेगा, दूसरे आवेश पर ये क्या करेगा, बल नहीं लगाएगा, मानी हुई चीज है ये। और तीसरी चीज, इस पर चार्ज कौन सा होगा, हमेशा प्लस आवेश अपने लेंगे, ठीक है। इसको परीक्षण आवेश कह देते हैं। जैसे अपने इकाई द्रव्यमान लेते थे उसमें गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में। गुरुत्वाकर्षण से तुलना तब भी कर रहा हूं क्योंकि आपने 11वीं क्लास में वो चैप्टर पढ़ रखा है और उसका बिल्कुल सेम ही भाई ये चैप्टर है, ठीक है ना। अब देखो इसको परिभाषित करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो विद्युत किसी बिंदु पर तीव्रता का मान उस बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाले बल पर निर्भर करता है। भाई अगर मान लो आप किसी क्या कह रहे हो कि आपके पास कोई क्यू आवेश है और इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है, अभी इस बिंदु पर कितनी होगी। तो ये वाला बिंदु अगर क्या है इसके विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है तो इस पर क्या करेंगे अपने, उस बिंदु पर रखे आवेश पर बल पर निर्भर करता है। भाई अगर अपने क्या करें, इस पर कोई आवेश दूसरा रख दें तो उस पर कितना बल काम करेगा, वो निर्भर करेगा कि यहाँ पे तीव्रता का मान कितना है। तो अब देखो किसी बिंदु पर तीव्रता निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक आवेश लेना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। परंतु यदि हम उस बिंदु पर एक निश्चित आवेश रखते हैं जिसका मान बहुत कम होता है, जिससे यह मूल आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करे, मतलब कि जो आपने क्यू आवेश रख रखा है उसको प्रभावित नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो अपने क्या करते हैं, इस क्यू आवेश से जिस बिंदु पर तीव्रता का मान निकालना होता है वहां पे एक परीक्षण आवेश रख देते हैं। परीक्षण आवेश को दर्शाने का तरीका है क्यू और पैर में ये जीरो, क्यू नॉट बोल देते हैं इसे, क्यू जीरो। तो अपने क्या करते हैं, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर आपसे पूछ लिया भी कितनी तीव्रता है यहाँ पे, तो अपने परीक्षण आवेश रखेंगे और परीक्षण आवेश पर क्या करेंगे, बल का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब परीक्षण आवेश की परिभाषा आ गई। अब अपने परिभाषा पढ़ते हैं तीव्रता की, और ये परिभाषा है मैथमेटिकल परिभाषा विद्युत क्षेत्र की, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल परिभाषा देखो, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको मैं याद करवाता हूँ गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा, फिर इसको समझते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या थी कि गुरुत्वीय क्षेत्र में रखे किसी इकाई द्रव्यमान पर लगने वाला जो बल होता है वही क्या कहलाता है, उस क्षेत्र की, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता,
ठीक है ना। तो अब ये चीज क्या है कि अगर मान लो आप Q आवेश रख रहे हो, तो Q आवेश से अगर किसी बिंदु पर आपको क्या करना है, निकालनी है आपको तीव्रता, तो आप क्या करोगे, उस पर इकाई आवेश रख दोगे या क्या करोगे, परीक्षण आवेश रख दोगे। इकाई आवेश की जगह अपने यहाँ पे काम में लेंगे परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज। तो इकाई आवेश पर जितना बल लगेगा तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे उस क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। ठीक है। अब देखो इकाई पर, तो अगर मान लो कि इकाई आवेश पर आप बल लगा रहे हो F भी, एक गुलाम आवेश अगर मैं मान रहा हूं भी, एक गुलाम आवेश पर जो बल है वो F लग रहा है। ठीक है। और ये वाला F ही क्या है, यहाँ पे इकाई आवेश पर लगने वाला बल ही क्या है, यहाँ पे तीव्रता है। तो अब आपको पता है भी एक गुलाम पर तो F बल लग रहा है, तो अगर मैं कहूं कि Q गुलाम पर कितना बल लगेगा, तो Q गुलाम पर बल का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, Q इंटू में E कर दोगे। ठीक है ना। क्योंकि एक गुलाम पर जो बल लग रहा है उस बल को अपने क्या बोल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहे हैं। कि इकाई आवेश पर जो बल काम करता है वो उस बल को ही अपने क्या बोल देते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक गुलाम आवेश पर जो बल लगेगा उसको अपने बोल रहे हैं, उस बल को ही नाम दे रहे हैं इस ई का। तो अब एक गुलाम पर बल ई है, तो क्यू गुलाम पर कितना हो जाएगा, क्यू ई। मतलब इस Q आवेश से अगर मान लो दूसरा, अगर यहाँ पे प्लस Q ले लूँ मैं भी, यहाँ पे प्लस Q आवेश, बड़ा Q आवेश रखता हूँ, तो QE इस पर क्या हो जाएगा, बल। तो इकाई आवेश पर जितना बल लगेगा उसको तो बोलेंगे E, और अगर कोई दूसरा आवेश रख दिया तो इस E से उसको क्या कर देंगे, गुणा। तो अब देखो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि यदि मूल आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, मूल मतलब टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश के किसी जो आवेश रखा हुआ है उसके कारण तीव्रता E है, तो उस बिंदु पर रखे Q आवेश पर बल F इज इक्वल टू QE, या सदिश रूप में अपने इसको लिख सकते हैं F वेक्टर बराबर QE वेक्टर। जो जो सदिश राशि है उस पर वेक्टर लगा देंगे। तो एक बार थोड़ा सा दोबारा देख लो आप भी, क्या किया आपने कि अगर मान लो आपके पास यहाँ पे कोई Q आवेश रखा हुआ है, बड़ा Q आवेश ले लिया, क्योंकि मेरे को ये सूत्र बनाना है। इस Q आवेश के कारण यहाँ पे कोई बिंदु है, इससे कुछ दूरी पर P बिंदु है। इस P बिंदु पर अपने को क्या निकालना है, तीव्रता निकालनी है। तो वो तीव्रता की परिभाषा क्या है कि इस पर अपने क्या करें, इकाई आवेश रख दें, मतलब एक कूलाम आवेश रखें, और एक कूलाम आवेश पर जो बल काम करेगा यानी F जो बल लगेगा, इस बल को ही अपने क्या बोल देंगे, तीव्रता बोल देंगे, यानी E कह देंगे। ठीक है। तो अब देखो एक कूलाम पर तो E काम कर रहा है, जो बल है वो कितना है, E काम कर रहा है। अब आपसे कह दें भी इस P बिंदु पर एक कूलाम की जगह अगर अपने क्या करें, स्मॉल q कूलाम का आवेश रख दें, तो अब इस पर क्या होगा, तीव्रता का मान निकालो या बल का मान निकालो। तो देखो एक कूलाम पर तो जो बल लग रहा है वो E के बराबर है, तो q कूलाम पर जो बल लगेगा वो किसके बराबर होगा, एक को अपने क्या कर देंगे, इस E को Q से गुणा कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, बल का मान आ जाएगा। तो तभी अपने बल का मान यहाँ पे F इज इक्वल टू क्यू ई लिखा हुआ है, और सदिश रूप में F वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर। यानी कि अगर इससे क्या सिद्ध होता है कि दोनों पर वेक्टर लगे हैं और दोनों राशियां बराबर में रखी हुई हैं, तो इसका मतलब ये होता है भी इस ई वेक्टर की दिशा और बल की दिशा क्या होती है, एक ही होती है। तो आगे से कभी भी आपको क्या करना हो, ई वेक्टर की दिशा निकालनी हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, इसको याद कर लो, नोट करना चाहो नोट कर लो कि ई वेक्टर की जो दिशा होती है वो निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, उस आवेश पर बल की दिशा निकाल लेंगे। भी उस आवेश पर F वेक्टर की दिशा क्या है, जो बल की दिशा होगी बिल्कुल सेम ही क्या होगी, इस E वेक्टर की दिशा होगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे अपने बहुत ही काम आएगा ये वाला जो रिजल्ट है कि E वेक्टर की दिशा और F वेक्टर की दिशा सेम होती है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज है, दूसरी चीज कि लगने वाले बल की दिशा ई वेक्टर के अनुदिश होगी ऊपर वाली समीकरण में, तो लेकिन नेगेटिव आवेश के लिए क्या होगा, नेगेटिव आवेश के लिए जो उस पर बल लगेगा उस पर देखो F बराबर नेगेटिव के लिए क्या रखेंगे, यहाँ पे माइनस क्यू ई वेक्टर रखेंगे। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो माइनस का निशान आप यहाँ पे साथ में लेना पड़ेगा आपको। तो नेगेटिव आवेश पर जो बल लगेगा उसकी दिशा ई वेक्टर के विपरीत होगी।
ठीक है ना। यानी कि पॉजिटिव के लिए तो एफ वेक्टर और ई वेक्टर की दिशा क्या होगी, सेम होगी, और नेगेटिव आवेश के लिए क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर और ई वेक्टर की दिशा विपरीत हो जाएगी एक दूसरे के। ठीक है ना। इसके लिए तो क्या है, दोनों की दिशा विपरीत, और इसके लिए जो बल और तीव्रता की दिशा वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए इसका अलग अलग है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आगे अगर आपने ये चीज़ नहीं याद रखी तो नहीं समझ आएगा आपको, ये वाली चीज़ आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। आगे डेरिवेशन आएंगे उनमें ये वाली चीज़ काम आएगी। तो देखो क्या होगा, नेक्स्ट है, अब SI पद्धति में E का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक निकालने के लिए अपने को सूत्र पता होना चाहिए। तो E बराबर क्या करेंगे, F बराबर QE होता है, ऊपर आपने पढ़ा हुआ है, F बराबर QE। तो E का अब क्या निकालना, आपको मात्रक निकालना है, तो E का मान निकालेंगे तो F बटा Q। अब F का होता है न्यूटन और Q का क्या होता है, कुलाम। तो न्यूटन पर कुलाम आप इस चैप्टर में फॉर्मूला यूज करोगे। एक और मात्रक होता है, वो होता है वोल्ट पर मीटर। ये वाला जो मात्रक है ये आपका तीसरे चैप्टर में आएगा अभी आगे। ठीक है ना। बना कैसे, ये तीसरे चैप्टर में अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको न्यूटन पर कुलाम ही याद रखना है, लेकिन वोल्ट पर मीटर भी कई जगह लिखा आ सकता है न्यूमेरिकल में, तो ये भी तीव्रता का ही मात्रक है। विमीय सूत्र निकालना है तो विमीय सूत्र निकाल सकते हो, ऊपर F का लिखो, नीचे Q का कुलाम का A1 T1। तो ये वाला इसका क्या आ जाएगा, विमीय सूत्र। अब देखो, अब अपने निकालते हैं सूत्र। ठीक है ना। जो ऊपर अपने परिभाषा पढ़ी है गणितीय रूप में, उसका क्या निकालना, अब सूत्र निकालना है। तो पिछली बार गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मैं आपको बता देता हूँ क्या था, E बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वेयर था। ठीक है। तो वैसा ही सूत्र अपने यहाँ पे निकालते हैं। पहला इस चैप्टर का ये पहला डेरिवेशन आ गया आपके पास। तो देखो क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश मतलब अपने क्या करेंगे, आवेश को एक बिंदु के रूप में मान लेंगे। जैसे बिंदु द्रव्यमान लेते थे गुरुत्वीय क्षेत्र में, बिंदु द्रव्यमान मतलब अपने द्रव्यमान को ऐसे तो है नहीं भी जितना बड़ा है उतना बड़ा ही दर्शा दें अपने। तो अपने क्या करते हैं, जिस बिंदु पर उसका द्रव्यमान केंद्रित होता है उस बिंदु के रूप में उसको शो कर देते हैं। तो किसी आवेश को बिंदु रूप में दर्शाना क्या कहलाता है, बिंदु आवेश। तो अपने क्या है कि अपने को दिया हुआ है कि यहाँ पे इस O बिंदु पर एक प्लस Q आवेश रखा है, और इस P बिंदु पर आपको क्या करना है, इसके कारण तीव्रता निकालनी है। ठीक है। और ये वाला जो बिंदु है ये इससे क्या है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। इस O और P के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r। मैंने लिखी नहीं हुई, आप लिख लेना। तो देखो पहले क्या लिखनी है अपने को, थ्योरी। जब भी आपको डेरिवेशन करना है, डेरिवेशन करने से पहले आपको थ्योरी लिखनी बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। इसके नंबर जुड़ते हैं। अगर आप थ्योरी नहीं लिखोगे, डायरेक्ट डेरिवेशन कर देते हो, तो बोर्ड में इसके नंबर काटे जाते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है, अभी से आदत बना लो कि किसी भी डेरिवेशन को आप जब स्टार्ट करो तो उससे पहले उसके बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन लिखा करो भी। आपने जो डायग्राम बना रखा है उसमें किस किस चीज़ को दर्शाया, और कौन सा जो चिन्ह है वो किस भौतिक राशि को दर्शा रहा है। तो अब देखो अपने करते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु पर तीव्रता की गणना करने के लिए इस बिंदु पर Q0 आवेश को रखते हैं। तो इस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है, तो तीव्रता निकालने का तो एक ही काम है भी, उस बिंदु पर आप परीक्षण आवेश रख दो Q0। ये एक इकाई आवेश है और धनावेश है, और इस पर आवेश की मात्रा बहुत ही कम है। तो अब इस परीक्षण आवेश को रखा, तो अब इस क्या करेंगे, परीक्षण आवेश पर बल की दिशा देखेंगे। तो इस परीक्षण आवेश पर क्या लगेगा, बल लगेगा। ये प्लस Q आवेश इस परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा, तो इस परीक्षण आवेश पर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, तो बल किस साइड लगेगा, ये इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो ये वाली दिशा क्या हो जाएगी, बल की दिशा हो जाएगी, F वेक्टर की दिशा। अब मैंने कहा था कि प्लस आवेश पर जो बल लगता है तो वो क्या लगता है, प्लस आवेश पर जो बल की दिशा होगी वही किसकी दिशा होगी, E वेक्टर की। तो मतलब इस पर तीव्रता की दिशा भी यही होगी। तो तीव्रता की दिशा तो आ गई अपने पास। अब अपने को क्या निकालना है, इसका मान निकालना है भी, तीव्रता है कितनी, गणितीय रूप क्या है इसका। तो अब देखो अपने क्या करते हैं, यहाँ पे दो चीजें यूज करेंगे। पहले नंबर पर अपने लिखते हैं कि कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम कहता है कि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो बल क्या होता है, F बराबर
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। अब एक आवेश तो यहाँ पे ये प्लस Q है, तो प्लस Q की जगह अपने क्या लिखा Q, और दूसरा आवेश अपने पास क्या है, ये वाला Q0 आवेश है, तो इस आवेश की जगह Q0 लिखा, और अपॉन में दोनों के बीच की दूरी आर स्क्वेयर। तो ये वाली जो समीकरण आ गई अपने पास, ये कूलाम के नियम से समीकरण आ गई है। अब नेक्स्ट ऊपर अपने जो अभी परिभाषा पड़ी है तीव्रता की, उसके अकॉर्डिंग बल क्या लगेगा। तो अब देखो, यदि P बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, मतलब इकाई आवेश पर अब बल क्या लग रहा है, E लग रहा है, तो Q नोड आवेश पर बल कितना लगेगा, F बराबर क्या आ जाएगा, Q नोड और इनटू में E आ जाएगा। भाई इकाई आवेश पर ही बल क्या होता है, तीव्रता, तो इकाई आवेश पर यहाँ पे बल कितना लग रहा है, जो E वेक्टर लग रहा है, बल जो लग रहा है ऊपर, ठीक है। तो अगर अपने क्या करें, Q नोड पर निकालना चाहिए तो क्या करेंगे, F बराबर Q नोड E अपने पास बल आ जाएगा। अब देखो दोनों बल, ये वाला बल भी इस Q नोड आवेश पर लग रहा है और इस प्लस Q आवेश के कारण लग रहा है, और ये वाला जो बल है ये भी इस Q नोड आवेश पर लग रहा है और इस आवेश के कारण, तो मतलब दोनों एक ही बल हैं। ये दो समीकरणें बनाई हैं, तो समीकरण 1 और 2 हैं, वो दोनों ही समीकरणें Q नोड यानी जो फ्रिक्शन आवेश है उस पर लगने वाले बल को दर्शा रही हैं। तो अपने क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से दोनों को बराबर कर देंगे। तो बराबर करोगे तो देखो क्या आएगा, Q नोड E बराबर Q नोड अपॉन आर स्क्वेयर, और Q नोड से Q नोड कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल करेंगे तो अपने पास E इज इक्वल टू KQ अपॉन आर स्क्वेयर, इसका फॉर्मूला आ जाएगा तीव्रता का। ठीक है। अब तीव्रता ऊपर आपको बताया था, अभी विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश है, तो सदिश राशि है तो इसका सदिश रूप भी अपने को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये चीज भी आप याद रखो, जब भी आप कोई डेरिवेशन करो तो उसमें जो राशि आप निकाल रहे हो वो देखो सदिश है या अदिश है। अगर वो सदिश है तो उसका सदिश रूप भी साथ लिखा करो, ठीक है। तो E वेक्टर बराबर देखो KQ अपॉन आर स्क्वेयर, और यहाँ पे प्लस माइनस आर कैप लगा देंगे। प्लस किसके लिए लगाएंगे, प्लस Q आवेश के लिए, क्योंकि आपको पता है प्लस Q आवेश पर तीव्रता की दिशा और बल की दिशा सेम है, और नेगेटिव आप क्या करोगे, माइनस Q आवेश के लिए लगाओगे। तो ऊपर वाला सेम चीज है, बल में आपने प्लस आर कैप प्रतिकर्षण बल के लिए लिखा था, तो अगर आप क्या कर रहे हो, Q नोड प्लस आवेश ले रहे हो तो बल प्रतिकर्षण ही लगेगा दोनों आवेशों के बीच। भैया आप यहाँ पे दोनों आवेश ही क्या कर रहे हो, ऊपर वाला जो आपका डेरिवेशन है इसमें दोनों आवेश ही ये वाले प्लस ले रहे हो तो प्रतिकर्षण लगेगा, और अगर ये प्लस आवेश है तो मैंने लिखा प्लस आर कैप, तो प्रतिकर्षण के कारण क्या आएगा, प्लस आर कैप लेते हो आप। तो वही चीज़ यहाँ पे बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अब अपने पास ये आ गया सदिश रूप E इज इक्वल टू KQ अपॉन आर स्क्वेयर, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, आर कैप आ जाएगा। और दूसरा आपने लिख ही लिया प्लस और माइनस आवेश के लिए, तो सूत्र से देखो स्पष्ट है, K आपके पास क्या है, कांस्टेंट है जो माध्यम पर निर्भर करता है, और Q आपके पास जो आप आवेश ले रखा है वो है, तो ऊपर वाली राशि कांस्टेंट है, तो अपने क्या लिख सकते हैं, E समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वेयर के, E समानुपाती 1/r स्क्वेयर, या E है व्युत्क्रमानुपाती किसके है, आर स्क्वेयर के। मतलब जैसे जैसे दोनों बलों के बीच आप क्या दोनों आवेशों के बीच आप दूरी को बढ़ाओगे तो क्या होगा, तीव्रता का मान कम होता जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर आता है इनके ग्राफ का, ठीक है। भी ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो अब देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, इनके बीच दो ग्राफ दिए हुए हैं। ये वाला ग्राफ तो आप जानते ही हो भी, आर का मान बढ़ाने से ई का मान क्या होता जाता है, घटता जाता है। तो पहले ई का मान, जब आर का मान बहुत कम था तो ई का मान क्या था, ज़्यादा था। जब आप आर का मान ऐसे बढ़ाते गए इस साइड तो ई का मान भी साथ साथ क्या होता गया, कम होता गया। तो ये वाला जो ग्राफ है ये क्या है आपका, ई व्युत्क्रमानुपाती है 1/r स्क्वेयर वाला, यानी ई का मान आर स्क्वेयर के साथ साथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब देखो एक ग्राफ और आता है E और 1/r स्क्वेयर के बीच में भी, अपने R की, ये वाला जो ग्राफ था E और R के बीच में था भी, आप R के मान रखोगे और क्या करोगे, E के मान निकालते जाओगे, तो ये वाला ग्राफ तो आपका क्या है, कम होता दर्शाएगा। अब अगर अपने इस पूरी वैल्यू को ले लें भी 1/r स्क्वेयर, तो E आर के तो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है ओनली, लेकिन 1/r स्क्वेयर के क्या है, समानुपाती है। ये चीज याद रखो भी, ई आर के तो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है,
और 1/r² के ये वाला क्या है, समानुपाती है। तो ये वाला जो ग्राफ आएगा कैसा आएगा, एक सीधी रेखा ग्राफ आएगा। यानी आप यहाँ पे इस x अक्ष पे अब किसका मान लोगे, 1/r² का मान लोगे। तो 1/r² का मान क्या हो जाएगा, इस e के समानुपाती है। तो ये वाला ग्राफ सीधी रेखा। तो देखो ये दोनों ग्राफ आपके r, एक तो r है और 1/r²। तो दोनों ग्राफ याद कर लो। मैं बार बार कह रहा हूँ ये फर्स्ट चैप्टर आपकी नीम है। अगर आप यहाँ से ग्राफ वगैरह डेरिवेशन करना सीख जाते हो तो आगे वाले चैप्टरों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी चीज़, इसको लिख लिख के देखना स्टार्ट कर दो। रफ कॉपी में इस डेरिवेशन को 2-3 बार लिख के देखो, फिर आपकी याद होगा। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो देखो क्या आती है कि यह समीकरण 3 किसके लिए है, निर्वात के लिए है। तो यदि बिंदु आवेश एप्सिलॉन r परावैद्युतांक वाले माध्यम में है भी, अब अगर आपने क्या कर दिया, जो ऊपर वाला +q आवेश आपने यहाँ रखा है और दूसरा यहाँ पे क्या रखा था, q0 आवेश रखा था। तो अब ये तो क्या है, अपने जो बल या तीव्रता निकाली है वो तो क्या है, हवा के लिए या निर्वात माध्यम के लिए निकाली है। अब अगर अपने इस सिस्टम को उठा के किसी और माध्यम में रख दें, उसका परावैद्युतांक कितना हो, एप्सिलॉन r हो। परावैद्युतांक या इसको अपेक्षिक विद्युतशीलता बोला था, ठीक है। तो परावैद्युतांक एप्सिलॉन r हो तो क्या होगा, पहले तो अपने जो फॉर्मूला लिखेंगे वो माध्यम के लिए लिखेंगे। तो माध्यम के लिए जो फॉर्मूला होगा ई माध्यम लिखेंगे। अब जो ऊपर ई लिखा था तो के लिखा था ऊपर, ये वाला के किसके लिए था, निर्वात के लिए। तो के को अपने लिखते हैं निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बुक में आपको के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ ही मिलेगा हमेशा, लेकिन के लिखना इसको आसान रहता है। तो ये तो निर्वात के लिए था। तो अब अगर अपने क्या करें, तीव्रता का फॉर्मूला माध्यम के लिए लिखें तो क्या लिख सकते हैं, उसको ई माध्यम लिख सकते हैं। यहाँ पे ई माध्यम बराबर, अब मैंने कहा था के का मान माध्यम के चेंज होने से चेंज हो जाता है, तो यहाँ आपको के माध्यम लिखना पड़ेगा। तो के माध्यम ऊपर आ जाएगा क्यू और अपॉन में क्या आ जाएगा, r²। और इस के माध्यम को ही क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन माध्यम, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखा था, ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है। और यहाँ पे एप्सिलॉन माध्यम लिखेंगे, ये माध्यम की विद्युतशीलता हो जाएगी, क्योंकि के माध्यम ले रहे हो अब आप। तो देखो ई माध्यम किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन माध्यम q अपॉन r² और साथ में r कैप आ जाएगा, प्लस माइनस r कैप लगा सकते हो। तो देखो एप्सिलॉन माध्यम को ऊपर अपने लिखा था जब निरपेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक वाला टॉपिक किया था, एप्सिलॉन माध्यम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r आता होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r आता है। तो वो चीज़ यहाँ पे पुट कर दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। अब आपको पता है ये वाली जो राशि है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अपने क्या लिख सकते हैं, दोबारा से के लिख सकते हैं। के कौन सा, निर्वात वाला। ऊपर क्यू पड़ा ही है, नीचे r² पड़ा ही है, r²। और एक चीज़ एक्स्ट्रा और आ गई है, वो आ गया अब एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन क्या आ जाएगा, r। तो अब देखो के क्यू अपॉन जो r² है के क्यू अपॉन r², इसको अपने ई लिखेंगे और ये ई का मान कब है, निर्वात के लिए है। और नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन r ये पड़ा हुआ है, के क्यू अपॉन r² को ई लिख दिया। तो देखो क्या आ गया अपने पास, यहाँ से रिजल्ट जो आ गया है, ई माध्यम है वो लेस देन किसके है, इस ई के। ठीक है, कि माध्यम में रखने से जो तीव्रता का मान है वो निर्वात से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना, फिर निर्वात में क्या होता है, तीव्रता का मान अधिकतम होता है और माध्यम में क्या हो जाता है, तीव्रता का मान कम हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे रिजल्ट के रूप में लिखी हुई है कि अर्थात माध्यम रखने पर विद्युत क्षेत्र का मान निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन r गुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि एप्सिलॉन r अब क्या आ गया, यहाँ पे बटा में आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बिल्कुल कल वाले टॉपिक के जैसा ही है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ आपको। अब देखो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आ रहा है वो देखो आ रहा है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र यानी सिस्टम ऑफ चार्ज। भी अब अपने को क्या दिया हुआ है, कोई एक आवेश दिया और उस आवेश के चारों ओर बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं
और उन आवेशों के कारण इस आवेश पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, या किसी बिंदु पर अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बहुत सारे आवेशों के कारण। तो अब बिल्कुल सेम ही है जैसे अपने क्या किया था कल, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत किया था, तो वही क्या अब तीव्रता के लिए आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की क्या आ जाएगी, तीव्रता। तो देखो अब क्या है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात की जा सकती है। अब देखो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि किसी बिंदु पर क्या होता है, बिंदु आवेशों के समूह के कारण भी कोई बहुत सारे अपने को आवेश दे दें, जैसे यहाँ पे Q1 आवेश पड़ा हुआ है, यहाँ पे Q2 आवेश पड़ा हुआ है, Q3 Q4 Qn तक आवेश रखे हुए हैं, n आवेश, ठीक है। तो अब अपने को इन बिंदु आवेशों के कारण इस बिंदु पर क्या निकालना है, इस ये वालो मान लो P बिंदु आपके पास तीव्रता का मान निकालना है। तो वो तीव्रता का मान क्या होगा, तो अब मूल बिंदु से जो इनके स्थिति सदिश हैं वो R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, ये सारे क्या है, इनके स्थिति सदिश और Rn वेक्टर है। और जो ये वाला P बिंदु पर तीव्रता निकालनी है, P बिंदु का जो स्थिति सदिश है वो R0 वेक्टर है, ठीक है ना। तो अपने क्या करेंगे, जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी हो वहां पे क्या ले आओ, परीक्षण आवेश ले आओ। तो अब अपने हर एक आवेश के कारण तीव्रता का मान लिखेंगे और टोटल तीव्रता इन सभी तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी। जैसा आपको कल मैंने बल में बताया था पिछली वीडियो में भी, बल का मान क्या होता है, सभी बलों के कारण, सभी आवेशों के कारण जो बल लगता है उस बल के सदिश योग के बराबर होता है। तो देखो पहले सिद्धांत पढ़ लो, किसी बिंदु पर बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है। तो देखो मान लो भी Q1 Q2 Q3 Q4 डैश डैश Qn आवेश है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। चित्र में एक बिंदु आवेश Q नोड है, ये वाला बिंदु आवेश या परीक्षण आवेश लिखना था, इसको मैंने बिंदु आवेश लिख दिया। परीक्षण आवेश Q नोड है जिस पर निकाय में उपस्थित अन्य आवेश Q1 Q2 Q3 डैश डैश Qn के कारण तीव्रताएं क्या हैं, E1 E2 E3 और En तीव्रता है। तो परिणामी तीव्रता अपने को अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है भी सभी तीव्रताओं का क्या कर दो आप, सदिश योग कर दो, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अगर पहले आवेश के कारण जो तीव्रता हो जाएगी वो क्या होगी, पहले आवेश के कारण इस पे तीव्रता जो होगी वो KQ अपॉन R नॉट 1 स्क्वेयर और R01 कैप आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरे आवेश के कारण जो तीव्रता होगी, अब एक चीज और देखो आप इसमें, जो मैं आपको चीज बताना चाहता हूं कि ये वाले जो स्थिति सदिश हैं ये तो इन आवेशों के हैं। अब R01 जो आप ले रहे हो ये इस Q1 से इस Q नोड की दूरी है, इसको आप क्या ले रहे हो, R01 ले रहे हो। और Q2 से जो इस Q नोड आवेश की दूरी है उसको क्या ले रहे हो आप, R02 ले रहे हो, ठीक है ना। तो R01 R02 आपको दूरियों में कंफ्यूज नहीं होना, ये वाली दूरियां नहीं हैं, ये वाली दूरियां तो क्या है, R1 R2 ये इन बिंदु आवेशों की स्थिति सदिश हैं। आपको जो R01 दूरी मैंने दी हुई है वो इस Q1 से इस Q नोड की क्या है, दूरी है। तो वही सभी आवेशों के कारण लिखते हैं तीव्रता। तो देखो E इज इक्वल टू KQ1 अपॉन R01 और R01 कैप, R दूसरा लिखेंगे KQ2 अपॉन R02 कैप, सभी का लिख देंगे, जोड़ कर देंगे। सब में कॉमन क्या आ रहा है, K कॉमन आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगी इसमें, परिणामी तीव्रता। अब अंदर वाले को समेशन के रूप में लिखना होगा, तो वो समेशन के रूप में आप मुझे लिख के दिखाओगे आज कि आप, बाकी कल तो मैं बताऊंगा ही, आज इसको आप खुद लिख के देखोगे। E बराबर इसको K और यहाँ पे समेशन के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, समेशन के रूप में आप लिखोगे, ठीक है ना। तो अपने आज क्या किया, दो टॉपिक टोटल कवर किए। एक तो विद्युत क्षेत्र वाला टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको आप अच्छे तरीके से कर लो। जो आपके डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कर दो मैसेज, वहाँ से आप पूछ सकते हो। और बाकी इसको आगे आप शेयर करें और साथ साथ इसके नोट्स बना के, और प्लस जो एक चीज़ मैं अब तीसरी बार कह रहा हूँ कि आप रफ कॉपी में इसको लिख के देखो, हर एक टॉपिक को कर करके देखो। +2 में सक्सेस होना है फिजिक्स में, आपको फिजिक्स याद करनी है, तो याद करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ।